उसको बैठ जाओ ना, आसानी ठीक है। देखो इसको आगे करना, जब तक आपने नियमों को तोड़ा नहीं तब तक जिंदगी जीने का क्या मजा है। बस सड़क पे मत तोड़ना क्योंकि वो फाइन हो सकता है, वहाँ भी छूट जाते हैं। हाँ वहाँ भी छूट जाते हैं। कैसी हो रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? अच्छी हो रही है। क्या करोगे इतना पढ़ के? IAS बनेंगे। मैं देख रहा हूँ पिछले साल से कुछ बच्चे कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, लगातार क्लास में हर रोज नजर आते हैं। मैं भी तो आप में से कुछ को पहचान ही गया है ना, जो रोज लिख जाते हैं मेरी तरह, नहीं तरह मैं तो नहीं लिखता, हमारी तरह। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, निरंतरता किसी भी चीज के लिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो, निरंतर पढ़ो तो काम चली जाता है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। निरंतरता और एकाग्रता अलग अलग है, निरंतरता और एकाग्रता। एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब जो चीज पढ़ना है मन लगाकर, एकाग्रता, और मन लगाकर लगातार पढ़ना। क्या है क्वेश्चन? मुझे लगता है कि आपने महालवाड़ी सिस्टम को पढ़ा होगा सही तरीके से। महालवाड़ी सिस्टम 2-3 पॉइंट में बता देता हूँ, आपको आंसर आ जाएगा। आपका आंसर जो होगा, एक तो देखो चीजों को कैसे समझना है, सोचना है, आपने पढ़ी होगी चीजों को। मैं हिस्ट्री को भी साइंस की तरह पढ़ने का प्रयास करता हूँ, है ना। हमें सोचना है। ब्रिटिश को जमींदारी सिस्टम में कुछ नुकसान हुए थे, तो उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, रैयतवाड़ी सिस्टम, है ना। रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम में सरकार और किसानों के बीच में कोई मेडिएटर नहीं था, है ना। ऐसा ही है ना। हमें लगान कलेक्ट करना है, सरकार को लगान रैंक कलेक्ट करना है, तो जब सरकार और किसान दोनों के बीच में कोई मेडिएटर, मध्यस्थ नहीं है। जमींदारी में क्या है, कौन सा मध्यस्थ? जमींदार। रैयतवाड़ी में कोई मध्यस्थ नहीं है, सिर्फ रैयत से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। और महालवाड़ी में पैसे कलेक्ट करके किसको देना? कलेक्टर। नहीं, कलेक्ट कौन कर रहा है? कलेक्टर वो करेगा। अच्छा, किसानों से कौन कलेक्ट कर रहा है? उसे महालवाड़ी क्यों कहा? गांव के स्तर पर महाजन नहीं, महाजन नहीं करते कलेक्ट। एक्चुअली जो जिस सेंटर में, जिस जगह पर यह सिस्टम लाया गया था, उस जगह पर गांव को महाल कहते हैं। तो सरकार और किसानों के बीच में कौन है? महाल है, गांव। गांव का एक हेड होगा, है ना। गांव का एक हेड होगा जो किसानों से रेंट कलेक्ट करेगा और ब्रिटिश को पे कर देगा।
तो सर ये जमींदार होगा या जमींदार नहीं होगा, गांव का कोई भी हेड होगा, गांव में इलेक्टेड हो सकता है या उनके परमानेंट, गांव में जो होते हैं गांव के मुखिया है ना, ये सब जो होते हैं वो होते हैं। महाल का जो हेड होगा या तो इलेक्टेड होगा या हम लोगों ने आपस में सहमति से किसी को एक बना दिया है ना, वो होगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसानों से कलेक्ट करना और दे देना। जमींदार का वहां कोई रोल नहीं। दूसरी चीज, जमींदारी सिस्टम में क्या था, फिक्स टाइम के लिए है ना। जमींदारी सिस्टम में ये था, देखो जमींदारी और हम इसे कहते हैं अस्थाई, दोनों नाम है। जमींदारी का मतलब क्या हो गया कि जमींदार मेडिएटर, और स्थाई का परमानेंट का क्या मतलब हो गया कि जमींदार जो लगान सरकार को दे रहा है उस वो फिक्स है, कहा गया भाई ये जमींदार है, ये 1 लाख रुपए देंगे, तो ये चीज क्या है, फिक्स है, उसमें चेंज नहीं हो सकती है, वो अनचेंजेबल है। मतलब कहा गया कि ये गांव है भाई, ये क्लासरूम एक गांव है, इस गांव से इनको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके इनको देना है ना, तो क्या करना है, इसमें चेंज नहीं हो सकती, परमानेंट इनको देना है। रैयतवारी में क्या है, ब्रिटिश टाइम टू टाइम उसे चेंज करेगी, और महालवारी में क्या है, इसको भी ब्रिटिश टाइम टू टाइम चेंज करेगी। जमींदारी अनचेंजेबल है, रैयतवारी और महालवारी चेंजेबल है ना, उसमें ब्रिटिश सरकार चेंज कर सकती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरी विशेषता, कुछ ऐसी जमीन जिस पर सबका कंट्रोल है, जैसे कि कोई पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, कोई मंदिर हो गया, या कुछ इस तरह की चीज हो गई जिस पर पूरे गांव का कंट्रोल होता है, वहां पर अब किसका कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल होगा। 3-4 चीजें बस हमें समझना है तीनों सिस्टम में क्या बीच में कोई मेडिएटर है या नहीं है। दूसरी चीज, सरकार ने जो लगान लेना है क्या वो फिक्स है या चेंजेबल या फिक्स है, जो भी है हमें देखना है। सरकार जब लगान फिक्स करती है तो उसने पहले सिस्टम में क्या गलती करी, दूसरे में उसने क्या चेंज किया, तीसरे में उसने क्या चेंज किया। महालवारी सिस्टम में एक चीज ध्यान रखना है कि सरकार अगर लगान फिक्स कर रही है तो आपका एक स्टेटमेंट है, यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंग्लिश वाले में फर्स्ट स्टेटमेंट चलता है, 2 और 3 लिख रहा है। The customs and rights of different groups were taken into account for the assessment of the land revenue. भू राजस्व के आकलन हेतु विभिन्न समूहों के रीति रिवाज तथा अधिकारों को ध्यान में रखा गया था। ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको ध्यान में रखा गया था क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इनको। ये स्टेटमेंट आ जाएगा हमारा। ग्राम प्रधान को जमींदार से अधिक महत्व दिया गया। ग्राम प्रधान हमारा है ना, जमींदार नहीं है यहाँ पर, जमींदार है ही नहीं यहाँ पर, ग्राम प्रधान ही है। ग्राम प्रधान रेंट कलेक्ट करता है और वही देता है। थर्ड, द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड एंड वाज नॉट रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। राजस्व मांग को निश्चित कर दिया गया तथा इसे समय समय पर संशोधित नहीं किया गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समय संशोधित किया जाएगा, है ना, उसे टाइम टू टाइम, मतलब ऐसे 20-30 सालों पर, 20-30 सालों पर उसे संशोधित किया जाना है हमें। तो उसके हिसाब से आप देख लो कौन सा आंसर होगा। और है कोई? क्या हो गया अभी? चलो हम लोग आ जाते हैं कुछ टॉपिक पे। मेरा सिलेबस वैसे भी बहुत पीछे चल रहा है, कम क्लासेस होने की वजह से, तो मैं सोचता हूँ कोई आपकी क्लासेस बढ़वा लूँ। तो मैंने बोला है सबको आज मैथ्स भी तो जरूरी है ना आपके लिए। जो मैडम जागृति अवस्थी थी उन्होंने मुझे ही बोला था कि मैथ्स पढ़ा दो आप, लेकिन मैंने बोला क्योंकि मैं इससे पहले आकाश में आईआईटी मैथ्स पढ़ाता था। हाँ
पढ़ाया तो अभी यहाँ पे यहाँ इसलिए यहाँ हिस्ट्री इसलिए क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री, मेरी ऑप्शनल जो मेरा ऑप्शनल था वो हिस्ट्री, और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए मैं मैथ्स, मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा था तो मैं मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ा सकता हूँ, साइंस टेक भी पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ, बट उतनी हिम्मत नहीं। मेरी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर। तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। सही कहा आपने। गूगल में जॉब कर रहे होते सर? नहीं, गूगल नहीं, कॉग्निजेंट, मेरी कंपनी कॉग्निजेंट थी। कम से कम 20 करोड़ का पैकेज होता है। अरे छोड़ दो। आकाश वाले वैसे भी बहुत पैसे देते हैं, वो जो सीनियर फैकल्टी होती है उसको 5 करोड़ रुपए देते हैं सालाना। तो चलो इसको छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अभी मैं वहां नहीं हूं, अभी मैं आपके साथ हूं, है ना? ठीक है, अभी आपके साथ रहता हूं, तो अभी मैं यही हूं, बस करंट स्टेटस को स्वीकार करना चाहिए। करंट स्टेटस सिंगल और इंग्लिश, करंट स्टेटस फेसबुक और इसको लिखते हैं ना। तो हमने मौर्य एज को स्टार्ट किया था और मौर्य एज में हमने कुछ सीखा था कि क्या हमारी स्टडी के लिए क्या क्या पॉसिबल चीजें थी वहां, है ना? तो हमने सोर्स की बात करी थी, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दोनों सोर्स की हमने बात कर ली। अब हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी थी और कहानी हमने स्टार्ट करी थी अलेक्जेंडर आया और चला गया, है ना? अलेक्जेंडर आया और चला गया और जाते हुए मर गया रास्ते में, है ना? बेबीलोन में तो मरा था। अच्छा, तो अब ब्यास रिवर से वेस्ट का हिस्सा तो उसने जीत लिया था, ब्यास रिवर से पूरा पश्चिम का हिस्सा जीता था ना उसने। अच्छा, तो फिर वो चंद्रगुप्त वाली कहानी थी, महाशय जो थे हमारे वो ले गए घर से, हमारे टीचर तक्षशिला के टीचर चंद्रगुप्त को ले गए और उन्होंने पढ़ा डाला उसे, है ना? और तरह तरह की शिक्षाएं दी उसे, कई तरह की शिक्षाएं दी उसे। और सबसे पहले चंद्रगुप्त ने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को, नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को इंडिपेंडेंट कराया। इस वजह से उसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडिया। लिबरेटर किससे किससे फ्री कराया? किससे कराया? अलेक्जेंडर की टेरिटरी थी ना, वो अलेक्जेंडर मर गया, अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर उसके होंगे उसकी वो टेरिटरी होगी, तो उसने उस टेरिटरी को इंडिपेंडेंट कराया। सो हम उसे भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडिया। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर, कौन से दोनों भाई? और चाणक्य। एग्जाम्पल, भावनाओं को समझो। तो दोनों भाइयों ने मिलकर, गुरु शिष्य, है ना? दोनों भाइयों ने मिलकर डिप्लोमेसी एंड कॉन्स्पिरेसी, ठीक है? डिप्लोमेसी एंड कॉन्स्पिरेसी, कूटनीति और रणनीति, इन दोनों के माध्यम से धनानंद को हटा दिया, रिमूव कर दिया। दोनों के बीच कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था बीच में, चाणक्य, तो वॉर होने ही नहीं, है ना? शांतिपूर्ण अधिग्रहण, एनेक्सेशन थ्रू पीस, है ना? पढ़ा होगा ना आपने? डलहौजी, डलहौजी ने दो तरीके से एक्सपेंशन किया, एनेक्सेशन थ्रू कन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन थ्रू पीस, शांतिपूर्ण अधिग्रहण और आक्रामक अधिग्रहण। छोड़ देते हैं, हिस्ट्री रिवीजन करते रहो, भूल जाओगे आप, बहुत पढ़ रखा है तो पिटारा है, बहुत भरा हुआ आपके दिमाग में, बचपन से आपने हिस्ट्री पढ़ी है, जब हम लोग इधर उधर गाँव में घूमते रहते थे पैंट के और बिना पैंट के। तो रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पढ़ी हुई चीज भी भूल जाओगे आप। तो इस तरह से चंद्रगुप्त राजा बना
और ये इंफॉर्मेशन हमें एक बुक से मिलती है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के जो राइटर है उनका नाम है विशाख दत्त। अच्छा, मुद्रा राक्षस में राक्षस कौन है? मौर्य काल में जो मंत्री होते थे उनके लिए एक सिंबल यूज किया जाता था राक्षस, राक्षस ही होते थे। हाँ सर, वो एक मलेच ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्ट, है ना, लेकिन राक्षस वर्ड यूज किया गया है उनके लिए। जो भी है, मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, चंद्रगुप्त कैसे राजा बना। ठीक है, राजा बन गया, वो चंद्रगुप्त राजा बन गया। अब विशाख दत्त, अब जब चंद्रगुप्त राजा बन गया तो क्वेश्चन नहीं कराया लास्ट में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त अब 1 2 3 4 है ना, हम सारी चीजें उंगलियों पे गिनने की कोशिश करते हैं। पहली चीज कि चंद्रगुप्त का कहना है कि मेरी बाउंड्री इंडस रिवर तक, ठीक है, सिंधु नदी तक, और सेल्यूकस निकेटर का कहना है कि मेरी बाउंड्री व्यास रिवर तक, ठीक है। तो दोनों के बीच लड़ाई होगी, दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई। जिस लड़ाई में रिजल्ट क्या हुआ इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, है ना। अब 2-3 नाम है यहां पर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस समय कई सारे राइटर होते थे, ग्रीक राइटर्स, है ना, यूनानी लेखक। एक यूनानी लेखक है जिसका नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क, PLUTARK, हिंदी में लिख लोगे? प्लूटार्क। ये प्लूटार्क लिख दो क्या? प्लूटार्क एकमात्र ऐसा राइटर है जिसका कहना है कि चंद्रगुप्त की विक्ट्री हुई। एकमात्र ग्रीक राइटर, क्योंकि उस समय इंडिया वाले लिखते ना थे, इंडिया वालों को उस समय लिखना ना आता। एकमात्र ओनली ग्रीक राइटर प्लूटार्क का कहना है कि चंद्रगुप्त की विक्ट्री हुई। चंद्रगुप्ता केम विक्ट्रियस अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क। एक राइटर है एपियानस, APIANUS, एपियानस, APIANUS, एपियानस। एपियानस का कहना है कि दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अकॉर्डिंग टू एपियानस, एपियानस says that both compromised with each other, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। दोनों के बीच में, ध्यान रखना, and became bonded in matrimonial alliances, became bonded in matrimonial alliances, दोनों के बीच में समझौता हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध। क्या हुआ वैवाहिक संबंध में? सेल्यूकस की डॉटर हेलेना की शादी हो गई। और एक राइटर है जिसका नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का कहना है कि चंद्रगुप्त को एरियाना हमने गिफ्ट में दिया। एरियाना मतलब सेल्यूकस निकेटर ने एरियाना गिफ्ट में दिया। एरियाना क्या है? एक रीजन है, टेरिटरी है। 4 नाम यहां पर लिखते हैं। एरियाना को एक्सप्लेन करना हो, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिसदरी लिख देना। काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। पहले इंग्लिश वाले लिख लो, फिर मैं हिंदी वालों को आप लिख ही लोगे। एरिया, AREA, एरिया। एरिया के सामने लिख लेना हेरात। खैरात नहीं, हेरात। माइक दे दो, वो मार्कर दे दो। अच्छा, मार्कर दे दियो। अच्छा, दे रहा हूं, दे एक में दे रहा हूं।
अराकोसिया, ARAKOSIA, अराकोसिया। अराकोसिया के सामने लिख लो कांधार। अराकोसिया के सामने कांधार। जेड्रोसिया, JEDROSIA, जेड्रोसिया के सामने लिख लो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और पेरीपेमिसदई, PERIPEMISDAI। हिंदी वाले एरिया, अराकोसिया। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिसदई, पेरीपेमिसदई, पेरीपेमिसदई। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिसदई। एरिया के आगे इराक, अराकोसिया के आगे कांधार, जेड्रोसिया के आगे बलूचिस्तान और पेरीपेमिसदई के आगे काबुल। तो ये हो गया हमारा काबुल, कांधार, इराक और बलूचिस्तान। इसको समझ लेते हैं कि हम पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान, इस पूरे एरिया को हमने कहा एरियाना। ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, आपको पता भी होगा या नहीं पता होगा, तो इससे हर एक चीज क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछी गई। तो दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हुए और सेल्यूलस लिगेटर ने अपना एक एम्बेसडर अपॉइंट किया, नाम पता है होगा, मैगस्थनीज को उसने अपॉइंट किया तहलुक की कोर्ट में। और मैगस्थनीज जब यहाँ से गया, जाने के बाद, ध्यान रखना, मैगस्थनीज यहाँ से जाने के बाद अपनी वो बुक लिखता है जिसका नाम है एपिग्राफ। और मैगस्थनीज की जो ये बुक है वो अब अवेलेबल नहीं है ना, मैगस्थनीज की जो ये बुक है वो अवेलेबल नहीं है, कहीं खो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे राइटर्स का जिनका नाम अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, स्ट्रैबो है ना, पहले खो गई, कोई तो बता रहा ना, आगे पहले कोई बात तो सुन लो आप। तो वो यहाँ से चला गया, उसने बुक लिख दी, उसकी बुक को इन लोगों ने पढ़ा, इन लोगों ने, जो अभी अभी हमने 2-3 नाम लिखे हैं, छोटे छोटे नाम, इन लोगों ने उस बुक को पढ़ा और फिर उस बुक की बातों को इन्होंने अपनी बुक में लिखा और इनके लिखने के बाद वो बुक हो गई। ठीक है, मैगस्थनीज ने, ये सारे जो राइटर्स आप यहाँ पर देख लो, छोटे छोटे जो नाम हैं, इन लोगों ने भारत की जर्नी नहीं करी, जैसे से 1-2 ने किसी ने करी, सारे ने नहीं करी। इन्होंने कैसे लिखा भारत के बारे में? तो इन्होंने मैगस्थनीज को, इंडिका को पढ़ा और उसकी इंडिका की बातों को निकाला और उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा। और लिखने के बाद इन्होंने कहीं बुक खोली। कभी-कभी आप ही करते हो ना ऐसा, किसी की बुक लेते हो पढ़ने के लिए और उसे पूरी कबाड़ बना के इधर-उधर चाट जाते हो। हाँ, चाट भी कर देते हैं। तो मैगस्थनीज की बुक को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, लिखा। एक राइटर है जस्टिन, JUSTIN, जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्टस कहा है, सैंड्रोकोट्टस, SANDROKAUTAS। हिंदी वाले लिख लो, सैंड्रोकोट्टस, जस्टिन सैंड्रो जस्टिन ने सैंड्रोकोट्टस
एपियानस, अभी भी हमने एपियानस लिखा। एपियानस ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा। एंड्रोकोटस, सेंड्रो की जगह पर एंड्रो लगा दो। देखो हमारी बनी हम अभी हम एक टाइम मशीन बना रहे हैं, काम हो रहा है मेरा थोड़ा, है ना? मैं थोड़ा सा साइंस लवर हूँ, है ना? तो हाँ, थोड़ी स्कूल के बाद पैसे की कमी हो रही है, तो अभी मशीन घूम नहीं पा रही है। तो अभी मैं देखो, जैसे जब अलेक्जेंडर यहाँ आया तो अलेक्जेंडर के साथ कुछ राइटर्स आए, कुछ स्कॉलर आए। उसने लिखा कि जिस समय अलेक्जेंडर ने भारत को इन्वेड किया था उस समय भारत का राजा जेनरिस था। ठीक है, उस समय भारत का राजा जेनरिस था। तो हमने ढूंढा, हमने उस बुक को पढ़ा कि उसने लिखा है कि जेनरिस था, तो हमने ढूंढा, है ना, जुगाड़ किया कौन था भाई उस समय, पता किया तो पता चला कि उस समय भारत का जो राजा था वो था धनानंद। तो हमने कहा कि उसने जो जेनरिस लिखा है वो धनानंद है। उसी तरह से जो ये नाम अभी आप देख रहे हो, इन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस वर्ड यूज किया, है ना? और जब हमने ढूंढा कि कौन है भाई सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, तो हमें पता चला कि जिस समय ये सेंड्रोकोटस वर्ड यूज किया गया उस समय भारत पर चंद्रगुप्त का रूल है, इसलिए चंद्रगुप्त के लिए उन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस वर्ड यूज किया। अब ठीक, मतलब तो अपना पूछना, मतलब नाम का क्या है ये मत पूछो मेरे से, है ना? आप सबके नाम मतलब बता नहीं पाऊंगा। इसके बाद एक राइटर है हमारा, इसका नाम हमने पहले भी लिखा है, उसका नाम है प्लूटार्क। अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क, एक राइटर है प्लूटार्क। प्लूटार्क का कहना है कि एंड्रोकोटस ओवरैन, OVERRAN, ओवरैन एंड सबड्यूड, मैं हिंदी बोल दूंगा अभी, सबड्यूड SUBDUED the whole of India, subdued the whole of India with an army of 6 lakhs, with an army of 6 lakhs। प्लूटार्क का कहना है कि एंड्रोकोटस ने अपनी 6 लाख की सेना से पूरे भारत को रौंद दिया, रौंद डाला। एंड्रोकोटस ने अपनी 6 लाख की सेना की मदद से पूरे भारत को रौंद डाला। इससे हमें एक बात पता चलती है कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी, है ना, 6 लाख की आर्मी। तो चंद्रगुप्त के बारे में ये सारी चीजें हमने छोटी-छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कराई है। और चंद्रगुप्त ने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया, है ना? चंद्रगुप्त ने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और कौटिल्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। पता नहीं आपको, अर्थशास्त्र तो हमारे धर्म में पाई जाती है ना? है आपने पढ़ी अर्थशास्त्र? नहीं पढ़ी? पढ़ी सही। देखो जब तक आप पढ़ाई के लिए, हाँ, जब तक आप पढ़ाई के लिए जुनून पैदा नहीं करोगे तब तक यूपीएससी नहीं होगा। जुनून पैदा करना है ना? तो अर्थशास्त्र ध्यान रखना है, बहुत छोटी-छोटी माइन्यूट चीजें हैं जो यूपीएससी के क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र का राइटर कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों एक ही समय में है ना? लेकिन ना ही मेगास्थनीज में कौटिल्य और अर्थशास्त्र की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और ना ही अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज और इंडिका की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ना? दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा है,
दोनों ने मेगास्थनीज की इंडिका में कोई कौटिल्य कहीं भी कौटिल्य वर्ड यूज नहीं किया गया है एंड अर्थशास्त्र कुछ नहीं एंड कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं भी ना ही मेगास्थनीज एंड ना ही इंडिका। ये एक हिस्टोरियन से कंट्रोवर्सी कहते हैं, विवाद। ये विवाद है। उनका मानना है, हमारे भारत में हिस्टोरियंस और अधिपति हुए हैं, वो मानते हैं मेगास्थनीज तो है लेकिन कौटिल्य है या नहीं है कंट्रोवर्सी। हमारे भारत के हिस्टोरियन बड़े खतरनाक बने, हमारी हिस्ट्री बहुत खतरनाक लिखी गई। उनका कहना है कि मेगास्थनीज तो है, मानना पड़ेगा, कौटिल्य है या नहीं है डिस्प्यूट। तो इस आधार पर उन्होंने मान लिया मेगास्थनीज है मतलब इंडिका है, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं है, ना कौटिल्य है ना अर्थशास्त्र। भाई इसमें कंस्पिरेसी करी किसने, है ना? तो एक डिस्प्यूट है जो हमें याद रखना है, यूपीएससी ने क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज की इंडिका में ना ही कौटिल्य है और ना ही अर्थशास्त्र, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ना ही मेगास्थनीज है ना ही अर्थशास्त्र में तो चंद्रगुप्त की चर्चा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा नहीं होगी। अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग ही तरह की चीज है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, उसमें इकोनॉमी की बात की गई, उसमें सोसाइटी की बात की गई, राजा को कैसा बनना चाहिए। हमें अर्थशास्त्र को थोड़ा पढ़ना है, पढ़नी क्लास में अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत बातों को हमें समझना है, उसमें अलग ही चीज है, कॉन्सेप्ट ही अलग है बिल्कुल उसका। वो कौन राजा है, और ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री की प्रॉब्लम है कि कौन राजा है और वो क्या करता है, इसके बारे में हमने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं लिखा। तो सिर्फ ये कौटिल्य की प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो बाहर के लोगों ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि भारत के लोगों को इतिहास लेखन नहीं आता, भारत के लोगों को हिस्ट्री राइटिंग नहीं आती। हमने डिस्कस किया था कभी, भारत के लोगों को हिस्ट्री राइटिंग नहीं आती। उनके पर हिस्ट्री राइटिंग का मतलब क्या है, ये राजा का नाम, वो कब से कब तक राजा बना वो, और उसने क्या किया है ईयर बाय ईयर लिखना, इसे कहते हैं वो हिस्ट्री राइटिंग। और हमारे यहाँ ऐसा किसी ने लिखा ही नहीं। इस वजह से कहते हैं कि भारत में हिस्ट्री राइटिंग नहीं हुई है। ऐसी पहली बुक जो हमारे यहाँ लिखी गई है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इसके राइटर है कलहन, इसलिए पहली बुक मानी गई है राजतरंगिणी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है ना, जो हमने अपने स्टाइल से काम किया। जो भी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एंशिएंट हिस्ट्री में, मौर्य पीरियड को जानने के लिए। चंद्रगुप्त के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त के पीरियड में गुजरात में एक लेक बनाई गई, सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक गुजरात में, इससे दो बातें प्रूव होती है। एक तो वहां पर पानी की कमी, पीने का पानी और इरिगेशन दोनों, और दूसरी चीज कि गुजरात भी चंद्रगुप्त के राज्य का एक दोनों बात, पानी की कमी और गुजरात चंद्रगुप्त के राज्य का एक हिस्सा। चंद्रगुप्त के लास्ट पीरियड में मगध में अकाल पड़ा था, है ना, ड्रॉट, सूखा। फिर आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वो भद्रबाहु के साथ श्रवण मर गए उधर का। आपके हिसाब से काम पे आना, मेरे हिसाब से मर जाए। बात नहीं हमारे हिसाब से ठीक है। तो 5 चीजें, कैसे राजा बना, एक ही लड़ाई सेल्यूकस निकेटर के साथ, और सेल्यूकस निकेटर के साथ की सारी कहानी, कौटिल्य अर्थशास्त्र, गुजरात में सुदर्शन लेक, लास्ट मर गए, खत्म। याद रखोगे, चले आगे। हाँ वो तो अलग है ना, वो तो अलेक्जेंडर वाली कहानी है। अलेक्जेंडर ने जो पोरस को हराया वो अलग लड़ाई, हाइडेस्पीस की लड़ाई, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई, ये नहीं है यहाँ पर, नहीं, दोनों के बीच की है। हाँ पहले थे ना वो, इसका कोई नाम नहीं है, इस लड़ाई के बारे में इंफॉर्मेशन अधूरी है, कहाँ लड़ाई हुई पता ही नहीं, अधूरी है। अब वो लोग भाग गए तो क्या लिखेंगे वो, है ना। एक चीज और, अलेक्जेंडर ने चंद्रगुप्त ने बदले में हाथी भी तो किया था 500 एलिफेंट्स, है ना, ये कहानी में पहले भी करी।
ठीक है, चलने आगे। टेस्ट भी होगा, ये रिवीजन भी होना चाहिए साथ साथ। क्या वो तो हमने उसमें पढ़ा है ना, उसकी हमें उतनी जरूरत नहीं है। एक तो हमने इन नदियों का नाम वैली बीच में पढ़ा है ना, दूसरी हमें यहाँ पर उतने की जरूरत नहीं है। उतनी कहानी तो बहुत है, हिस्ट्री खत्म ही नहीं होगी कभी ना, पर 2032 में खत्म हो है ना, तो पढ़ लेते हैं हम। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन आएंगे उनका नाम होगा बिंदुसार। बिंदुसार ही तो है, बिंदुसार। तो 3-4 चीजें हैं बिंदुसार के बारे में, 3-4 चीजें। पहला फर्स्ट, इनके लिए ग्रीक राइटर्स ने अमित्रोकैटस वर्ड यूज किया है। हिंदी में अमित्र घाट, अमित्रो AMITROCHATAUS, हिंदी में अमित्र घाट। इनके बारे में 3-4 चीजें हैं जिसे हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज यूपीएससी के क्वेश्चन में फॉर्मेट में पूछा हुआ है। देखो सेल्यूकस निकेटर की जो डायनेस्टी थी वो सेल्यूकस निकेटर की डेथ के बाद छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई है ना, जिसमें से 1-2 राज्य हमारे लिए इंपोर्टेंट है, उनके बारे में हम 1-2 लाइन लिख लेते हैं। सीरियन रूलर एंटियोकस, सीरियन रूलर एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस ने, सीरिया के शासक एंटियोकस ने, सीरियन रूलर एंटियोकस ANTIOKUS एंटियोकस sent his ambassador Dimachus DAIMACHUS Dimachus to the court of Bimbisar। सीरिया के शासक एंटियोकस, हिंदी वाला लिख लोगे पक्का, नहीं तो पूछ लो, लिख दूंगा मैं। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने दूत डायमेकस को बिंदुसार के राज दरबार में नियुक्त किया। डायमेकस को, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। बिंदुसार ने डायमेकस से 3 चीजों की डिमांड करी। 3 चीजें क्या क्या? आप सब खुद ही ना दुआन क्या कर रहा हूं मैं बीच? अरे वाह, इतनी कमी फैलाई आपने, ये हटाना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो 3 चीजों की डिमांड करी थी हमने उनसे। एक स्वीट फिग, इंग्लिश में स्वीट फिग कहते हैं, मीठा अंजीर, स्वीट फिग, एक वाइन और फिलोसोफर दार्शनिक। तो उन्होंने 2 चीज दे दी थी और दार्शनिक नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ फिलोसोफर का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, हमसे किसी को किसी देश में नहीं भेजते फिलोसोफर। ग्रीक किंग टॉलमी सेकंड, ग्रीक किंग टॉलमी को हम पी से लिखते हैं, PTOLMI, ग्रीक किंग टॉलमी सेकंड, PTOLMI, टॉलमी। हिंदी में पटोलमी मत लिखना। टॉलमी सेकंड sent a messenger in his court, मतलब सीरिया के शासक ने और ग्रीक किंग ने, दोनों ने अपने दूत को बिंदुसार के कोर्ट में भेजा। थर्ड, 2 चीजें हमने पढ़ी। तीसरी चीज
बिंदुसार की कोर्ट में 500 मिनिस्टर की मंत्री परिषद थी, मतलब जो मंत्री परिषद थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के उसमें 500 मंत्री थे, जिसका हेड कलहक KALHAK कलहक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कलहक 500 मंत्री थे उसकी कोर्ट में। ये एक सिंबल है ना, सिंबल है, दो तीन तरीकों से इसका मतलब है। एक तो उसकी मंत्री परिषद इतनी बड़ी, आगे हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, और दूसरी चीज कि इसका मतलब है कि कौटिल्य की डेथ हो गई है ना। मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, तो अगर प्रधानमंत्री कलहक है इसका मतलब है कौटिल्य की डेथ हो गई है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है, गेस किया गया है कि कुछ टाइम तक बिंदुसार के प्रधानमंत्री वो रहे होंगे, बाद में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, 500 मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, जिनका जो हेड था उनका नाम था कलहक। नेक्स्ट, बिंदुसार आजीवक सेक्ट का फॉलोअर। बिंदुसार वाज फॉलोअर ऑफ आजीवक सेक्ट, आजीवक पंथ का अनुयायी। आजीवक कौन है फाउंडर? मक्खलीपुत्र गोसाल। आजीवक सेक्ट, आजीवक संप्रदाय का, आजीवक हमने कल परसों पढ़ा था, मेरी तरफ मत देखो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पढ़ा नहीं, रिवीजन नहीं करते। आजीवक सेक्ट का क्यों लगा रखिए कि अजीब है लोग, तो मारा एक दो तो बाहर निकली, एक दो ढकी हुई है। अरे ढकी हुई है, दिखती नहीं है, मैंने था क्या? तो अबे भैया है, यहाँ है, अभी चलेगा जान बुझ के कॉन्स्पिरेसी कर लिया इन्होंने। तो बिंदुसार के बारे में ये 4-5 चीजें हैं। एक तो हमने देखा उनका नाम अमित्रघात है, दूसरा सीरिया के रूलर की कहानी हमने देखी, सीरिया के रूलर ने क्या क्या कांड किए हैं यहाँ पर, है ना। फिर हमने ग्रीक रूलर टॉलमी सेकंड को हमने पढ़ा यहाँ पर, और इनके समय में जो प्राइम मिनिस्टर थे कलहक, उनके बारे में हमने देखा, और ये आजीवक सेक्ट के फॉलोअर। इनकी कोर्ट में एक आजीवक मॉन्क रहते थे जिनका नाम था पिंगलवस। पिंगलवस आजीवक मॉन्क लिव्ड इन हिज कोर्ट। PINGAL पिंगलवस, BASS। हिंदी वाले लिखो पिंगलवस। पिंगलवस एक कोर्ट में रहते थे, आजीवक मॉन्क। अब इनके कितने बच्चे थे पता नहीं, लेकिन बड़ा लड़का सुशील है ना, और उसके बाद अशोक था। अशोक कुछ नालायक था बचपन से, हाँ नालायक था बचपन से, तभी तो ये सुशील को राजा बनाना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू दीपवंश एंड महावंश, दीपवंश और महावंश के अकॉर्डिंग ये सुशील को राजा बनाना चाहते थे, बट मंत्री राधागुप्त की मदद से अशोक राजा बना। He want to make सुशील, हाँ अरे क्वेश्चन है यूपीएससी का, राधागुप्त, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। आप समझ लो जो अगर इंपोर्टेंट, वैसे भी आपके साथ मेरी क्लासेस कम होती है, वैसे भी मैं बहुत डीपली पढ़ा हूं, जो इंपोर्टेंट नहीं है वो बोल करेंगे, बंद कर दूंगा। बिंदुसार wants to make सुशील next king, या wanted to कर सकते हो आप, but with the help of मिनिस्टर राधागुप्त। बिंदुसार सुशील को राजा बनाना चाहता था, परंतु मंत्री राधागुप्त
की मदद से अशोक राजा बना। अब अशोक पे कई सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, जैसे कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा, या फिर कितने भाइयों को मारा डिस्प्यूटेड, कुछ जगह पर 99 है, कुछ जगह पर 6 है ना। तो आखिर में तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो बोलना तीतर, है ना। तो कह रहे हो कि वो आपके पास एक मैसेज आया है ना, एक मछली के 4-5 रिलेटिव्स के नाम बताओ, नहीं देखा? हाँ देखा, कुछ लोगों ने देखा होगा। हाँ, और सबसे अच्छी बात कि वो लड़की छोटी सी है और अच्छे से बोलती है, मछली की बुआ, और फिर बोलती अभी इसकी शादी नहीं हुई ना, तो भी हमारे साथ ही रहती है। तो कितने भाई हैं पता नहीं, लेकिन अशोक राजा बना। अब एक क्वेश्चन फिर से यूपीएससी ने पूछा है, अशोक राजा बनने से पहले कहां का गवर्नर था? कहां का गवर्नर था अशोक राजा से बनने से पहले? उज्जैन का गवर्नर, उज्जैन का गवर्नर। एक्चुअली जब अशोक उज्जैन का गवर्नर था, उस समय एक और प्रोविंस होता था तक्षशिला। तक्षशिला में रिवोल्ट हो गए, उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक ने उस रिवोल्ट को सप्रेस किया, है ना। अशोक रिवोल्टेड, अशोक सप्रेस्ड रिवोल्ट इन तक्षशिला। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ बिंदुसार के समय में ये हुआ है। अभी क्या पूछ रहा? तक्षशिला ये हमारा पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में पेशावर के पास। अब मतलब पहली इंपोर्टेंटली अशोक कैसे राजा बनता है ना। पहली इंपोर्टेंटली अशोक ने राजा गुप्त की हेल्प की और राजा बन गया, जिसमें अपने भाइयों को मारा होगा। ये 100% है, सुसी कुसी जो भी 4-5 होंगे उनको मारा होगा। पहले राजाओं के बच्चे तो बहुत सारे होते, 40-50 साल के होते, है ना। पता नहीं टाइम कैसे मिलता था भाई साहब। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बात वापस की, जब ना किसी ग्रेड को वापस ये बात मैंने ये कहा कि पता नहीं पहले 40-50 साल अगर लेते थे, टाइम भी कैसे मिलता है, ये कहा था। बस इसको ज्यादा तोड़ना है। तो जितने भी भाई को मारा कोई बात नहीं। नेक्स्ट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो है कि इनके समय में एक विक्ट्री हुई, कलिंग की विक्ट्री, है ना। इनके शासन के 8वें साल में, है ना, 8th ईयर ऑफ हिज रेन, शासन के राजा बनने के 8वें साल में कलिंग की विक्ट्री हुई। कलिंग की विक्ट्री हुई और आपको कहानी पता नहीं है ना। बहुत सारे लोग मरे, कितने मरे पता नहीं। बेचारा बड़ा दुखी हुआ अशोक, और उसने कहा फसाद बाकी देखना मत, है ना। तो बहुत बेचारा दुखी हुआ और फिर उसने कहा कि अब वो लड़ाई नहीं करेगा, है ना। अब वो शांति की नीति बनाएगा और शांति से काम करेगा, पीसफुल। तो एक और लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमें लिख लेना है। विद द इंस्पिरेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त, अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म। बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। With the inspiration of Buddhist monk उपगुप्त, बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। एकनाथ was his religious teacher। एकनाथ अशोक के धार्मिक गुरु थे।
देखो ये दो वर्ड है यहाँ पर, है ना, दो वर्ड है। एक है भेरी घोष, VHERIGHOS, भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब होता है ये नहीं, भेरी घोष का मतलब होता है हमारा विक्ट्री थ्रू वॉर, है ना। और धम्म घोष का मतलब होता है विक्ट्री थ्रू रिलीजन, दूसरों का दिल जीतना, धम्म घोष। और वॉर से दूसरों की टेरिटरी को जीतना, भेरी घोष। तो अशोक ने क्या कहा, अब वो भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की पॉलिसी पर काम करेगा। He will work in the policy of धम्म घोष in place of भेरी घोष। अब वह भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष। भेरी घोष का मतलब हो जाता है वॉर से विक्ट्री, धम्म घोष का मतलब हो जाता है दिल जीतना, है ना, धर्म की मदद से। अशोक का ये कहना है कि अब हम उन प्लेसेस की जर्नी करेंगे, पिलग्रिमेज, है ना, धम्म यात्रा, है ना। यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया गया है, धम्म यात्रा, पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज के साथ इंग्लिश वाले पिलग्रिमेज लिखेंगे और ब्रैकेट में धम्म यात्रा भी लिखेंगे। पिलग्रिमेज कहाँ के लिए, जिस प्लेस से बुद्ध रिलेटेड है, जिस जगह से बुद्ध संबंधित है, वहां की यात्रा करेंगे, पिलग्रिमेज, धम्म यात्रा। वो प्लेस जहां से बुद्ध रिलेटेड है, जहां पर जन्म हुआ, जहां पर उन्होंने उपदेश दिए, जहां पर उनको मोक्ष की ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जहां पर उनकी डेथ हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन प्लेसेस की जर्नी करेंगे, यात्रा करेंगे, पिलग्रिमेज, धम्म यात्रा। अशोक ने अपने रहन के, शासन के अलग अलग वर्षों में अलग अलग जगह की जर्नी करी। जैसे इन द 10th year of his reign, अशोका मेड अ पिलग्रिमेज टू बोध गया। अपने शासन के 10वें साल में उसने बोध गया की यात्रा की। और 20वें साल में लुम्बिनी, मतलब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जनता तभी वो काम करेगी जब आप करके दिखाओ। गांधी के पास एक लेडी आई अपने बच्चे को लेकर, उन्होंने कहा गांधी जी मिठाई आपने सुना है? गांधी जी मीठा बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा कि तो अगले वीक लेके आओ। वो लेडी चली गई, अभी फिर आ गई वो, है ना। तो गांधी ने उस बच्चे को समझाया बेटा मीठा खाना अच्छी बात नहीं थी ज्यादा, है ना, मत खाया करो। तो लेडी को बहुत गुस्सा आया, है ना, ये तो आप पिछले वीक बता सकते थे। तो गांधी ने कहा तब मैं भी बहुत चीनी खाता, मीठा खाता, है ना। वो काम नहीं, दूसरों को प्रवचन नहीं देना चाहिए जिसे हम खुद, है ना। तो अशोक ने लोगों को कहा कि अब आप धम्म जर्नी करोगे, धम्म यात्रा करोगे, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको खुद भी तो दिखाना पड़ेगा कि मैं भी जा रहा हूं वहां पर, मैं भी ऐसा कर रहा हूं। तो इसलिए अशोक ने, अब अशोक के पास काम बहुत ज्यादा होते, 10वें साल में और 20वें साल में, 10th ईयर में और 20th ईयर में उसने अलग अलग जगह की जर्नी करी। अशोक के इंस्क्रिप्शन में, हमें अभिलेख में उसकी कुछ वाइफ और कुछ बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अशोक की कुछ वाइफ है, जैसे इनका नाम हम लिख लेते हैं, है क्या? करुवाकी, सही बताया आपने। करुवाकी या करुवाकी, महादेवी, दूसरी है महादेवी। एक ही मत लिख लेना है इसके साथ। करुवाकी, कर्मवाकी या करुवाकी, ऑब्लिक कर लो, कर्म या करु। महादेवी, महादेवी। त्रिसारक, TRISHARAK, हिंदी वाले त्रिसारक लिख लोगे? लिख लिया? त्रिसारक। ध्यान रखना है हमें, ये त्रिसारक वो लेडी है जिन्होंने बोधि ट्री को कटवाने का प्रयास किया था। त्रिसारक तो बाद में पढ़ेंगे। त्रिसारक ट्राई टू कट द बोधि ट्री, त्रिसारक
tried to cut the Bodhi tree. त्रिशारक ने बोधि ट्री को कटवाने का प्रयास किया। त्रिशारक tried to cut Bodhi tree. त्रिशारक ने बोधि वृक्ष को कटवाने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था। हाँ, ये दूसरे धर्म को मानती थी और अशोक की पॉलिसी से थोड़ी सी गुस्से में रहती थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। हाँ, प्रिया पत्नी अब हाँ सही क्वेश्चन सही पूछ रहे हो, है ना? क्वेश्चन आप सही पूछ रहे हो, कई सारी पत्नियां होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, पीसीएस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। महिलाएं ज्यादा टाइम नहीं घूम नहीं पा रही। हाँ, तो देखो उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में लड़ाइयाँ हुआ होती, उस सोसाइटी में महिलाएं ज्यादा होती, पुरुष तो बढ़ जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है, महिलाएं ज्यादा होती, तो वहां पर पुरुष वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति, हाँ, अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अशोक की कुछ वाइफ एंड उसके एक पुत्र के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। डॉटर एंड संघमित्रा। अशोक ने श्रीनगर सिटी अकॉर्डिंग टू वेंगसांग के अनुसार अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना करवाई। श्रीनगर एंड नेपाल में ललित पाटन सिटी इन नेपाल, ललित पाटन सिटी इन नेपाल एंड श्रीनगर को पता है ना। वेंगसांग के अनुसार अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना करवाई। और नेपाल में ललित पाटन एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अशोक के समय में सुदर्शन लेक का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक अशोक के पीरियड में। सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण अशोक के काल में हुआ। ये कुछ 4-5-6-7 इंपॉर्टेंट चीजें थी अशोक के बारे में। कैसे राजा बना, किसकी हेल्प से बना, कैसे कलिंग की लड़ाई, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सुदर्शन लेक। लगभग 40 इयर्स तक इसने रूल किया, लेकिन हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री में डेट्स नहीं है ना। डेट्स ध्यान रखना है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमें डेट की कभी डिमांड नहीं करनी। एक दो डेट को छोड़कर शक एंड गुप्त संवत, इसके अलावा डेट्स की डिमांड नहीं करनी है, इसलिए हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, डेट्स नहीं। तो कुछ छोटे मोटे काम अशोक के द्वारा किए गए। 40 साल तक उसने रूल किया और फिर मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था उसका नाम था बृहद्रथ। लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज बृहद्रथ, किल्ड बाय दिस कमांडर पुष्यमित्र सोमन। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सोमन ने कर दी एंड एस्टैब्लिश्ड सोम डायनेस्टी तथा सोम वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सोम ने कर दी तथा शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश, लास्ट मौर्य रूलर बृहद्रथ, killed by Pushmitra Soman and established some lands। ठीक है, ओके। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक एंड लास्ट बृहद्रथ। ये हमारा पॉलिटिकल पार्ट, मौर्य डायनेस्टी का पॉलिटिकल पार्ट। नेक्स्ट है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यकालीन प्रशासन।
मौर्यकालीन प्रशासन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मौर्य काल में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, मंत्री जो होते थे, मंत्रियों को कहा जाता था अमात्य। अमात्य, A-M-A-T-Y-A, अमात्य। अमात्य मिनिस्टर्स होते थे, जो मंत्री होते थे अमात्य। सभी मंत्री, टोटल जो मंत्री होते थे उनके लिए एक कंबाइंड वर्ड है अमात्य। सर महामात्य कोई तो बड़े कुछ अमात्य जैसे जो सीनियर लेवल पे होते हैं अमात्य कहते थे, है ना। अब ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनमें रैंकिंग होती थी। तो हाईएस्ट लेवल के जो होते थे, सबसे हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर होते थे, मंत्री होते थे, उन्हें मिनिस्टर कहा जाता था, मंत्री कहा जाता था। हाईएस्ट लेवल के जो होते थे उन्हें मंत्री कहते थे, मंत्री या मिनिस्टर। अमात्य सबको अमात्य कहते थे। जैसे ये पूरा ग्रुप जो है, मंत्रियों का ग्रुप जो है वो क्या है, अगर अमात्य वर्ड होगा यूज होगा, क्या होगा, सभी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, अमात्य। अब इसी अमात्य में कैटेगरी होगी, जैसे अभी आप देखते हो ना, पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, है ना, इस तरह से होता है। सबसे अपर लेवल के जो होते थे उन्हें कहते थे मंत्री मिनिस्टर्स। इनकी संख्या 3 और 4 होगी, 3 या 4। उसके नीचे के जो लेवल होते थे, मंत्री होते थे, उन्हें कहते थे तीर्थ। सेकंड लेवल ऑफ मिनिस्टर्स तीर्थ कहलाते थे, T-I-R-T-H-E, तीर्थ। द्वितीय समूह के जो मंत्री होते थे वो तीर्थ कहलाते। इनकी संख्या 18 होगी, 18। उससे नीचे के लेवल के जो मंत्री होते थे उन्हें कहते थे सचिव, सेक्रेटरी। इनकी संख्या 26 होती थी, 26 सेक्रेटरी, सचिव। ये इंफॉर्मेशन में कहां से मिलती है, अर्थशास्त्र, है ना। ये इंफॉर्मेशन अर्थशास्त्र में लिखा गया है 18 तीर्थ और 26 सचिव। लेकिन हमने क्या देखा, 500 मंत्री हमने देखा। इसके अलावा मौर्य डायनेस्टी कहां से कहां तक एक्सटेंशन है, इस बड़ी डायनेस्टी को संभालने के लिए कई सारे अलग डिपार्टमेंट होते थे और उन डिपार्टमेंट के अलग-अलग मिनिस्टर्स होते थे। इसके अलावा जो ग्रीक राइटर्स हैं, यूनानी लेखक हैं, वो 2 मंत्रियों को अलग से, 2 मंत्रियों का नाम लिखते हैं। पहला एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई लिख लोगे, एग्रोनोमोई, A-G-R-O-N-O-M-O-I, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई ग्रीक, अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर्स, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप समझ सकते हो, है ना, कई सारे काम करते थे वो, एग्रोनोमोई। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर। और इनका एक और काम होता था, बड़ा अजीब सा काम होता था, है ना। ये रोड कंस्ट्रक्शन से भी जुड़े हुए थे। रोड कंस्ट्रक्शन, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा मंत्री रोड कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ था, एग्रोनोमोई, रोड कंस्ट्रक्शन। और एक दूसरा ऑफिसर होता था एरिस्टोनोमोई, एरिस्टोनोमोई को आप लिख लोगे, एरिस्टोनोमोई। ये कमिश्नर होता था, कमिश्नर ऑफ सिटी, शहर का कमिश्नर। ये दोनों के दोनों ध्यान रखना है हमें, दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर्स। ये नाम ध्यान रखना है, यूपीएससी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाती है, ये ध्यान रखना है आपको, मैं हर बार समझाता हूं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाती है। ये ग्रीक राइटर्स के अकॉर्डिंग है, ना कि वहां पे लिख देंगे अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग सड़क निर्माण से रिलेटेड जो ऑफिसर होता था उसे एरिस्टोनोमोई या एग्रोनोमोई कहते हैं, ध्यान रखना है। तो
अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर्स, ग्रीक लेखकों के अनुसार दो अधिकारी का नाम ग्रीक लेखक ने लिखा है, एड्रोनोमोई और अरिस्टोनोमोई। इसके अलावा ग्रीक राइटर्स हमें एक और इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनकी जो मिलिट्री होती थी, है ना, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 30 लोगों की एक कमेटी होती थी। सैन्य संचालन के लिए, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स, 30 लोगों की एक समिति होती थी। 30 लोगों का एक ग्रुप होता था, समूह होता था। 30 लोगों का एक समूह होता था। सैन्य प्रशासन के लिए 30 लोगों का एक समूह होता था। जो 5-5 की 6 समितियों में डिवाइड होते थे, है ना। मतलब 6 कमिटी होगी और हर एक कमिटी में 5 मेंबर्स हो, टोटल 30 मेंबर्स। 30 लोगों का एक समूह, 30 लोगों से हमने 6 समिति बनाई, 6 कमिटी, हर एक कमिटी में 5 मेंबर, हर एक समिति में 5 मेंबर होते हैं। अब 5 मेंबर, 6 समिति, कौन कौन सी सेना होगी तो आपको पता है, इतना तो लिख ही सकते हो। एक पैदल चलने वाली सेना, एक घोड़े पे चलने वाली सेना, एक रथ पे चलने वाली सेना, एक हाथी पे चलने वाली सेना और एक नेवी। ध्यान रखना है, हाँ, नौसेना। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं मॉडल के पास नौसेना नहीं, ध्यान रखना है, नौसेना थी के पास। पैदल चलने वाली सेना, घोड़ों पे, रथ पे, हाथी पे, नौसेना, ऊंट वाली सेना। अबे ऊंट वाली नहीं, एक बता देता हूं, एक ट्रांसपोर्ट कमेटी, एक ट्रांसपोर्ट कमेटी, ट्रांसपोर्ट कर रही परिवहन को देखभाल करने वाली, सही तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही। तो हो गए 6। तो ऐसे ग्रीक राइटर के अकॉर्डिंग हमें 30 लोगों का एक ग्रुप है जो 6 समितियों में बटी हुई है। 6 समिति, हर एक समिति में 5 मेंबर होते हैं जो अलग अलग सेना की अलग अलग टाइप के लिए